मेरा नाम दीपिका है। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या भला किसी की बेटी के साथ ऐसा करना चाहिए जैसा मेरे साथ हुआ? बल्कि मैं तो प्रार्थना करती हूँ जैसा मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और फिर मेरी शादी एक ऐसे परिवार में कर दी जहाँ पर मेरे साथ वह हुआ जिसके बारे में मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। शादी करके जब मैं अपने ससुराल गई तो पहली रात को ही धीरे धीरे रात गुजरती जा रही थी। अजीब सी बेचैनी सता रही थी। मेरा सर बहुत दर्द से भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग पर बहुत सारा बोझ सवार हो। न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था और ऐसा कब से हो रहा था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मगर अब जब मैंने गौर करना शुरू किया तो ये सब कुछ मेरे साथ मेरी शादी के पहले दिन से होता चला जा रहा था। क्या यहाँ मेरे ससुराल में ही मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था? ऐसा तो नहीं था कि मेरे ससुराल के लोग ही मुझे पागल बनाना चाहते हैं। मगर ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? मैं तो अपने ससुराल वालों की शादी से पहले कभी जानती भी नहीं थी और मेरी सास अपने बेटे खुद का ही घर खुद ही मेरे घर रिश्ता लेकर आई थी। मैं जब सारी बातें सोचने बैठी तो मेरा सिर दर्द से बहुत ज़्यादा भारी होता और मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैं होश में हूँ और कब मैं बेहोशी की हालत में हूँ। मेरा दिमाग अजीब तरह का हो गया था। इस छोटी सी उम्र में मुझे पता नहीं था कि मुझे अब और क्या क्या सहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शादी 19 साल की उम्र में हो गई थी और मैं होश में नहीं थी। और मैं क्या करती क्या नहीं करती मेरी कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी के कंट्रोल में हूँ, मुझे कोई और चलाता है। मेरी चाबी किसी दूसरे के हाथ में मौजूद है जो मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता रहता है। अगर मेरी समझ में नहीं आता था कि ऐसा कौन है जो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है और मेरे सामने क्यों नहीं आता। मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी कभी किसी का बुरा भला भी नहीं सोचा था और ना ही किसी के साथ गलती से भी गुस्से वाला बिहेव किया था, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत हंसमुख थी और हर किसी के साथ हंसी खुशी से बात करती थी। इसलिए मेरे सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शादी के बाद तो मैं पूरी तरह से बदल कर रह गई। मेरी हंसी तो न जाने कहीं खो सी गई। कहने को तो ये मेरे ससुराल के लोग थे, मगर मैं इन अजनबी लोगों के बीच खुद को अकेला महसूस करती थी। मुझे अपना कोई भी होश नहीं रहता था। पता नहीं चलता था कि मेरे साथ दिन कैसे गुजर रहा है और रात कैसे गुजर रही। मुझे कुछ भी नहीं पता होता। कभी कभी जब मेरी सास मुझे कोई सवाल जवाब करती तो मैं बड़ी हैरानी और परेशानी से अपनी सास की तरफ देखती थी और उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मेरी ननद और सास आपस में चोरी छुपके न जाने क्या बातें करती रहती। जब भी मैं उनके करीब जाती तो वह लोग ऐसे बिहेव करती थी जैसे कुछ जानती ही ना हो। इधर मेरे पति का बिहेवियर भी हमेशा मेरे साथ उखड़ा उखड़ा सा रहता था। मेरे पति जब भी मेरे करीब आते तो मैं उनसे दूर हो जाती और रोने लग जाती। मैं अपने होश खो बैठती। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आता कि मैं अपने पति रवि को देखकर ऐसे रिएक्ट क्यों करती हूँ। मेरे पति मुझे बार बार पूछ कर थक जाते, क्यों आप परेशानी है और तुम क्यों रो रही हो? मगर मैं उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती। मेरा पति मेरी ऐसी हरकतें देखकर मुझसे तरह तरह के सवाल करता, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो और उसी से शादी करना चाहती हो? मेरे साथ तुम खुश नहीं हो क्या? तुम्हारी मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी कराई गई है? और मैं हर बार उनके सवालों पर इनकार में सिर हिला दिया करती कि कहीं मेरे पति के दिल में कोई शक पैदा ना हो जाए। वैसे तो मैं ठीक रहती, लेकिन जब मेरे पति मेरे करीब आते न जाने मुझे क्या हो जाता। मेरा सर दर्द से फटने लग जाता। ऐसा लगता जैसे मेरे शरीर के अंदर जान ही नहीं है। अभी मेरी शादी को सिर्फ 1-1.5 महीना ही गुजरा था और ये सब कुछ इस 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही हो गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। ये सब अजीब अजीब बातें मेरे साथ शादी के पहले दिन से हो रही थी। मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। एक तरफ तो मैं अपने पति की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानी में थी और दूसरी तरफ ये सोच सोच कर परेशान थी कि भला मुझे क्या हो जाता है। और एक तरफ मेरी सास ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ था। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी,
ऊपर से मेरी सास मुझे कोई ना कोई काम बताती रहती थी। मेरा पति तो नाराज़ होकर घर से बाहर चला जाता। मेरे पति के जाते ही मेरी सास कमरे में आती और कहती कि मेरे कमरे में जाकर जरा अपने ससुर जी के पैर दबा दो। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे हाथों में अब ज़्यादा जान नहीं बची। अपनी सास की बात मुझे बड़ी अजीब सी लगती। मुझे बड़ी शर्म आई कि भला मुझे अपने बूढ़े ससुर के पैर दबाने होंगे। वैसे तो कोई बात नहीं थी, वह मेरे पिता समान है, लेकिन अभी मैं नई नवेली दुल्हन थी और फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मैं अपनी सास के कहने मुताबिक अपने ससुर के कमरे में चली तो जाती, उनके पैर भी दबाने शुरू कर देती। मुझे अपने ससुर के कमरे में गए हुए 10 या 15 मिनट ही गुजरते थे, तभी मेरी सास जूस का गिलास लेकर आ जाती और कहती जे जूस पी लो, पैर दबाते दबाते तुम थक गई होंगी। वैसे मैं थक तो जाती थी, क्योंकि मैं अपने अंदर बहुत कमजोरी महसूस करती थी, इसलिए मैं अपनी सास के हाथों का बनाया हुआ संतरे का जूस पी लेती। अब मैं रोज़ाना अपने ससुर के पैर दबाने कमरे में जाती तो मेरी सास मेरे लिए जूस का गिलास लेकर आ जाती, लेकिन जैसे ही मैं जूस का गिलास अपने होठों से लगाती तो मुझे जूस के अंदर से बड़ी अजीब सी स्मेल आती। ऐसी कड़वी स्मेल आती, ऐसा लगता जैसे जूस के अंदर किसी तरह की कोई दवाई मिलाई गई है। मैं अपनी सास को मना भी करती, वह कहती कि पी लो, बड़े प्यार से तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूँ। इनकी उनकी इतनी अच्छी बात सुनकर मुझे पीना ही पड़ जाता, लेकिन जूस पीने के थोड़ी देर के बाद मुझे एक अजीब तरह का नशा चढ़ना शुरू हो जाता और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहता, मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ। सुबह जब मेरी आँख खुलती तो मैं अपने कमरे में मौजूद होती। मुझे याद नहीं आता कि मैं कब और कैसे अपने कमरे तक चली आई थी। साथ ही साथ मेरे पेट में और टांगों में बहुत दर्द होता था। ऐसा लगता था जैसे न जाने रात भर मैंने क्या किया हो। हर सुबह मेरी सास कमरे के अंदर आती तो कहती, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, अपना ध्यान रखना और वजन मत उठाना। मैं अपनी सास की इस बात का मतलब समझती ही नहीं थी। न जाने वह इस तरह से मुझसे क्यों कहती थी। अपनी सास की हरकतें मुझे कुछ अजीब सी लगने लगी। मैं अपने मायके में थी तो बहुत ज़्यादा बोलती थी, लेकिन जब से शादी हुई मुझसे ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं की जाती थी। एक दिन मैं किचन में गई तो मैंने देखा किचन में पपीते रखे हुए थे। मैंने एक पपीता उठाकर अपने खाने के लिए काटना शुरू कर दिया। तभी मेरी सास किचन में आई और आते ही उन्होंने फ़ौरन मेरे हाथ से पपीता छीन लिया और कहने लगी, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ये नहीं खा सकती। ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। भला मैं पपीता क्यों नहीं खा सकती, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आया था। एक रात मैंने ये सब जानने की कोशिश की, भला मैं जूस पीकर बेहोश कैसे हो जाती हूँ। जब मैं फिर से अपने ससुर के कमरे में उनके पैर दबाने गई और मेरी सास जूस लेकर आई तो मेरा जूस पीने का मन नहीं कर रहा था। मैंने वह जूस अपने ससुर की नज़र बचते ही उनके बेड के नीचे फेंक दिया और फिर मैं बेहोश होने का नाटक करने लगी। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसे देखकर मेरे पैरों तलों से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी, मेरी खूबसूरती के चर्चे जगह जगह थे। खूबसूरत होने के साथ साथ मैं बहुत हंसमुख भी थी। मेरे कुछ रिश्तेदार तो कहते थे, ये लड़के खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छे बिहेवियर की भी है, कोई भी अगर इससे बात करे तो करता ही चला जाए, क्योंकि इसके बात करने का अंदाज़ भी बहुत अच्छा है। मैं कहीं भी जाती तो मुझे नज़र हो जाती, इसलिए मेरी मम्मी पापा ने मेरा घर से निकलना बहुत कम कर दिया था। जो मुझे भी देखता तो देखता ही रह जाता था और मेरी तारीफ़ किए बिना रह ही नहीं पाता था। मुझे भी अच्छा लगता था कि लोग मुझे देखते ही मेरी तारीफ़ कर देते थे। मेरे खूबसूरत होने की वजह से जल्दी ही मेरे रिश्ते भी आने शुरू हो गए। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी बेटी हाई स्टडी कंप्लीट करके किसी काबिल बन जाए और मैं भी ऐसा ही चाहती थी, लेकिन शायद मेरा ज़्यादा खूबसूरत होना भी मेरे लिए एक मुसीबत बन गया। मैं जहाँ भी जाती लड़के मुझे घूर घूर कर देखते थे और मेरा पीछा करने की कोशिश करते थे, मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। मैं उस टाइप की लड़की नहीं थी, इसलिए कभी मैंने किसी भी लड़के के प्रपोज़ल का रिप्लाई नहीं दिया। फिर ऐसे लोगों और इतनी ज़्यादा रिश्तों से तंग आकर मेरे पापा ने मेरी शादी करने का फ़ैसला ही कर लिया। मैं भी इन सारी बातों से वैसे भी बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी,
इस दुनिया में खूबसूरत होना बहुत बड़ा जुर्म है। मैं सोचती कि काश मैं एक नॉर्मल सी शक्ल वाली लड़की होती तो शायद मर्दों की नज़र से इस कदर बचना ना पड़ता और मेरे लिए ज़िंदगी भी इतनी मुश्किल ना होती। मगर मुझे क्या पता था कि ये तो मेरी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों की शुरुआत है। आगे चलकर तो मेरी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। फिर एक दिन मेरे घर पर एक ऐसे लड़के का रिश्ता आया जिन्होंने अपने बेटे से शादी कराने के लिए मेरे माता पिता पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब मेरे माता पिता ने मेरे इतने ज़्यादा रिश्ते आने पर और लड़के वालों के इतने ज़्यादा जिद करने पर इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। मेरे काफ़ी सारे रिश्तेदार तो ऐसे थे जो मेरे लिए परफेक्ट नहीं थे और मेरे पापा मेरी कम उम्र देखते हुए इन रिश्तों को इनकार कर चुके थे। लेकिन अब जो ये रिश्ता मेरे आया था, ये लड़का बहुत अच्छा था। इनका नाम रवि था और इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। रवि की मम्मी और इसकी बहन मेरे मम्मी पापा से रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। उन्होंने कहा, हमारे घर पर हर चीज़ मौजूद है, हमें दहेज भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग चाहे तो हमारे घर आकर देख सकते हो। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। मेरे माता पिता को उनकी इस तरह की बातों से लगा कि शायद ये अच्छे लोग हैं और हमारी बेटी यहाँ पर बहुत खुश रहेगी। इसलिए मेरा रवि के साथ रिश्ता पक्का हो गया। और फिर मेरी मम्मी का भी कहना था कि हम इससे पहले ही अपनी बेटी के काफ़ी सारे रिश्ते ठुकरा चुके हैं। क्या पता हमारी बेटी इस घर में बहुत ज़्यादा खुश रहे। और वैसे भी पहले के ज़माने में भी तो कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। सारी लड़कियां आसानी से एडजस्ट कर लेती थी। अब के दौर में लड़कियों की शादी ज़्यादा उम्र में होती है, तो यही वजह है जो लड़कियां ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाती। और फिर अगर हमारी बेटी भी दूसरी लड़कियों को अपने ससुराल में लड़ता झगड़ता देखेगी तो वो भी सेम कॉपी करेगी। इसलिए मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए ताकि वह अपने घर में जल्दी एडजस्ट हो जाए और सुखी रहे। पर मैं तो अभी पढ़ना चाहती थी और इन सब बातों की वजह से मेरे माता पिता को मेरी शादी की बहुत जल्दी हो गई। मैंने सोचा कि चलो अगर मेरे पति अच्छा हुआ तो फिर मुझे क्या चाहिए। वैसे भी हर लड़की चाहती है कि उसका पति अच्छा हो और उसका ख्याल रखे। बस मुझे भी ये सब कुछ चाहिए था। मेरा पति देखने में बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने उनकी फ़ोटो देखी थी, पर उसके नेचर के बारे में मुझे अभी कुछ नहीं पता था। इसी तरह से पहले तो मेरी एंगेजमेंट रवि के साथ हुई। जिस दिन मेरी रवि के साथ एंगेजमेंट हुई थी, मेरी नंद ने मुझे बताया कि भैया ने आपको पहले पसंद किया था, तभी तो उन्होंने आपके घर पर अपने लिए बहुत ज़्यादा हंगामे किए, तब जाकर तो आपका रिश्ता फिक्स हुआ। भैया ने आपको कई शादी में देखा और तभी से ही उन्होंने सोच लिया था मेरी पत्नी तो जो लड़की बनेगी। उन्होंने आपके घर रिश्ता भेजने के लिए मम्मी पापा पर बहुत ज़्यादा जोर डाला ताकि फ़ौरन ही इस लड़की का घर रिश्ता लेकर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया को तो अब से ही शादी करनी थी और भैया इतने ज़्यादा खुश थे कि उनकी तो खुशी के ठिकाने ही नहीं है। इसलिए हम आपका रिश्ता लेकर आ गए। मेरी नंद हंसकर मुझे ये सब कुछ बता रही थी और मैं भी ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत मुस्कुरा रही थी कि क्या मेरा होने वाला पति मुझसे इतना प्यार करता था कि मुझे देखते ही अपना दिल हार बैठा था। ये सब सुनकर तो मेरे दिल में मोहब्बत के कई सारे दीप एक साथ जल उठे थे। मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के सुहाने सपने अपनी आंखों में सजाने लगी। ये एहसास बहुत ही खुशी देने वाला होता है कि आपका होने वाला पति आपको हद से ज़्यादा पसंद करता है। फिर मेरी नंद ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर ले लिया। मेरी शादी की डेट भी जल्दी ही फिक्स हो गई थी। एंगेजमेंट के कुछ दिनों बाद मेरे पति ने मुझे कॉल की और इस तरह से मैं अपने होने वाले पति से काफ़ी देर तक प्यार भरी बातें करती थी। वह सच में मुझे बहुत पसंद आए थे। उनकी बातें बहुत अच्छी थी और वह मेरी बहुत इज्जत करते थे। वह मुझसे दीवानों की तरह प्यार करते थे। इसी तरह से कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी क्योंकि मेरे पति को शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी थी और वह बहुत पढ़े लिखे थे। उनकी अच्छी जॉब थी, उनके घर में भगवान का दिया सब कुछ था, इसलिए उन्होंने दहेज से भी साफ इनकार कर दिया था।
उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ तो मैं समझूंगा कि भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। ऐसा नहीं था कि मेरे माता पिता गरीब थे। मेरे माता पिता ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से की थी, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा तो मुझे अच्छे से अच्छा दहेज भी देते, लेकिन रवि की फैमिली ने साफ इनकार कर दिया था। हमारे सारे रिश्तेदार भी रवि की फैमिली की बहुत तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि दीपिका को तो बहुत अच्छी ससुराल मिली है। मगर मुझे अंदर ही अंदर न जाने डर सा महसूस हो रहा था। इतनी जल्दी में शादी करना और फिर दहेज से इनकार कर देना, आखिर ये लोग कौन थे, क्या चाहते थे? ऐसी बातें मेरे दिमाग में न जाने क्यों घूम रही थी, जबकि मुझे तो सिर्फ रवि से मतलब होना चाहिए था। रवि तो हमेशा मुझसे अच्छे तरीके से बात करते थे, लेकिन जब मैं विदा होकर अपने ससुराल जाने लगी तो मैंने इन सारी बेतुकी बातों को अपने दिल में और दिमाग से निकाल दिया और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने लगी। मेरी रवि के साथ शादी हो गई। विदा होने के बाद मैं अपने ससुराल में आ गई और सारे मेहमानों के बीच में बैठ गई। लाल रंग के लहंगे में दुल्हन बनी मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे थे। जिसने भी मुझे देखा, मेरे पति का नाम लेके फ़ौरन ही कहा कि रवि, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। उसे इतनी खूबसूरत पत्नी मिल गई। ऊपर से मैं पार्लर वाली से तैयार हुई थी, इसलिए मेरे फेस पर और भी ज़्यादा ग्लो आ गया था। फिर मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया। अब मुझे कमरे में जाने के बाद अपने दूल्हे का इंतज़ार था। मुझे पता था कि रवि मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैं चाहती थी कि मेरा घूंघट उठाते ही मेरे पति मेरा ये हसीन रूप देखते ही मुझ पर और भी ज़्यादा फिदा हो जाए। लेकिन मेरे पति के आने से पहले ही कमरे में मेरी सास आ गई और मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करने लगी। मैंने देखा मेरी सास गिलास में पानी लेकर आई थी और पानी पीते पीते ही बोलते हुए मेरे कमरे के अंदर आ गई। सास गिलास में पानी लेकर आई थी। उन्होंने मुझसे कहा, बहू पानी पी लो, मैं तुम्हारे लिए भी पानी लेकर आई हूँ। जबकि मैंने देखा था कि कमरे में पानी और शीशे का गिलास पहले से ही मौजूद था। अब मेरी सास इतने प्यार से लेकर आई थी तो मैंने पानी पी लिया और फिर मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी। मैंने अपनी सास के हाथ का दिया हुआ पानी पी लिया। उसके बाद एक दो बातें और करने के बाद मेरी सास कमरे से चली गई। लेकिन पानी पीते ही मुझे अजीब अजीब लगने लगा। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा घूमने लगा। थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई आया है। मेरा पति ही मेरे कमरे के अंदर आए। उन्होंने आते ही कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। फिर वह बैठकर मेरे करीब बैठ गए। लेकिन रवि के कमरे में आते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। न जाने मेरे साथ ये सब क्या कुछ हो रहा था। पहले तो मेरे पति ने मुझसे एक दो बातें करी, उसके बाद उन्होंने मेरा घूंघट उठाया। जैसे ही उन्होंने मुझे टच किया, अचानक ही मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैंने उन्हें धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। रवि सबके लिए तैयार नहीं था। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि मैं उनके साथ इतना गलत बिहेव भी कर सकती हूँ। अचानक इस तरह धक्का देने पर रवि बेड से नीचे गिर गए और रवि बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मुझे क्या हो गया और मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत रोकना चाह रही थी, लेकिन बस खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकी। मैं तो न जाने कब से अपने पति से मिलने के इंतज़ार में बैठी थी। फिर अचानक से मुझे ये क्या हो गया था। पति ने खड़े होकर फिर से मुझे झंझोड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है दीपिका? फिर से उन्होंने मुझे टच किया तो अब की बार मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा मेरे बेड के चारों तरफ घर के सारे मेहमान मौजूद थे और सारी औरतें मेरे बारे में न जाने किस तरह की बातें कर रही थी। एक औरत कहने लगी, दुल्हन है अभी तो इतनी खूबसूरत, इसलिए थोड़ा डर रही है। औरतों की ये सारी बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैंने अपनी ननद से कहा कि प्लीज़ इन औरतों को यहाँ से बाहर ले जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तब मेरी ननद सारे मेहमानों को कमरे से बाहर ले गई और तब मेरी जान में जान आई। फिर जब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई और दोबारा से रवि कमरे के अंदर आए और प्यार से उन्होंने मुझसे बात की और मेरा हाथ अपने हाथ में जैसे ही थामा और कहा कि दीपिका, तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही थी तो तुम मुझसे पहले ही बता देती। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें नज़र लग गई होगी। मुझे तो तुम्हारी तारीफ़ करने का
तुम्हें जी भर के देखने का मौका भी नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, अब देख लेता हूँ। रवि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा नज़र आ रहे थे। मैं रवि से बात करना चाह रही थी, मगर फिर से मेरे ऊपर न जाने क्या हो गया। मैंने दोबारा से रवि को धक्का दे दिया। वे फिर से ज़मीन पर जा गिरे। फिर से मेरे साथ वही सब कुछ हुआ। मैं इस कंडीशन को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। इस बार की हरकत से रवि को बहुत गुस्सा आया था। वह दरवाज़ा टक कर कमरे से बाहर चले गए। मैं अपनी इस गंदी आदत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी और रोने लगी कि वह रात तो मेरी रोते रोते गुजर गई। अगले दिन दोपहर तक सारे मेहमान भी हमारे घर से चले गए थे। उस दिन के बाद अब हर दिन अब ऐसा ही होने लगा। मेरा पति जब भी मेरे करीब आने की कोशिश करता या फिर मुझे टच करता तो मैं अपने पति को फ़ौरन खुद से दूर कर लिया करती थी। इस बात पर मेरा पति मुझसे नाराज़ होता और झगड़ा करने लग जाता था और झगड़ कर घर से बाहर निकल जाता। सारी रात वह घर से बाहर ही गुजारने लगा था। रवि ने 1 दिन बर्दाश्त किया, 2 दिन बर्दाश्त किया, उसके बाद शायद उसके लिए बर्दाश्त करना हद से बाहर हो गया था। वह एक मर्द था, भला कब तक अपने इंसल्ट बर्दाश्त कर सकता था। गुस्से में एक दिन तो रवि ने मुझसे कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वैसे तो तुम बिल्कुल ठीक रहती हो। जैसे ही मैं तुम्हें टच करने की कोशिश करता हूँ तुम अचानक ही पागलों के जैसे हरकतें करने लग जाती हो। मैं तुम्हारे बिहेवियर से परेशान हो गया हूँ। शादी से पहले तो तुम बड़ी मीठी मीठी बातें करती थी और जब से शादी हुई है अपने करीब तक नहीं आने देती हो। मैं तुमसे कितना प्यार करता था और अपने घर वालों से कितना लड़ झगड़ कर मैंने तुम्हें तुम्हारे घर रिश्ता भेजा था और तुम हो कि हमेशा मेरी इंसल्ट करने पर तुली रहती हो। मुझे तो शक है कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। तुम किसी और को पसंद करती थी। शादी से पहले हम में लोगों की बात हुई थी तो तुम मुझे बता देती, बता भी तो सकती थी। झूठ तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती मेरे साथ करवा दी है। रवि तो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था और इधर मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं अपनी सफाई में अपने पति से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। मैं बस नहीं करते हुए सर हिलाती रही और कुछ भी कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। और उस दिन से ही रवि ने मेरे करीब तक आने तो दूर की बात मुझसे बात करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। बल्कि वह तो मेरे होते हुए कमरे के अंदर भी नहीं आता था। वह घर के दूसरे कमरे के अंदर जाकर सोने लगा। कभी कभी तो सारी रात वह घर से बाहर अपने दोस्तों के जहाँ गुजार देता। मेरी शादी को लगभग 15 दिन गुजर गए थे। यही सब मेरे साथ हो रहा था। मैंने अपनी प्रॉब्लम जब अपनी मम्मी को बताई, उन्होंने भी कहा कि गलती तुम्हारी ही है, तुम अपने पति को करीब क्यों नहीं आने देती। पर मैंने उन्हें बताया कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है और मैं इस तरह से रिएक्ट करने लग जाती हूँ। मम्मी ने कहा कि अपना घर बनाकर चलो, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, हम नहीं चाहते कि तुम वहाँ पर हमारी इंसल्ट करवाओ। इधर मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर और ननद भी जहाँ बात नोटिस कर रहे थे कि मेरा पति मुझसे बात नहीं करता, लेकिन फिर भी उन लोगों ने सबको इस तरह से इग्नोर किया जैसे उन लोगों को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने एक दिन खुद ही अपनी सास को सब कुछ बता दिया और कहा पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या कुछ होता है। जब भी रवि मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं तो मुझ पर ही अचानक गुस्सा सवार हो जाता है और मैं उनकी इंसल्ट कर देती हूँ। मेरी सास कहने लगी, चलो मैं तुम्हारी नज़र उतार देती हूँ। शादी वाले दिन तुम दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए लोगों की बुरी नज़र खा गई होगी। मेरी सास कहने लगी, तभी तो मेरा बेटा शादी के बाद से बिल्कुल मुरझा कर रह गया। वह इस शादी से कितना खुश था, लेकिन अब तो तुमसे शादी करने के बाद वह इतना ही ज़्यादा सैड नज़र आता है। तुम दोनों की जोड़ी भी तो बहुत अच्छी है, कोई भी तारीफ किए बिना रुक ही नहीं पाता। मैं खामोशी से अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं पूरी तरह से अपने होश हवास में नहीं हूँ। मैं अपने पति से अपनी सफाई में कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी जुबान को ताला लग गया है। पता नहीं क्यों मैं जब भी अपने पति से बात करने का इरादा करती, मैं अपने पति से कुछ भी नहीं कह पाती थी। वह मुझे डांटते रहते थे और मैं खामोशी से उनकी सारी बातें सुनती रहती थी। मैं अपने घर पर बहुत ज़्यादा हंसमुख थी और हर किसी से हंसी खुशी बात करती थी। न जाने ससुराल में आने के बाद मुझे क्या हो गया था, मेरा किसी से बात करने का मन ही नहीं करता था। एक दिन तो मेरे पापा कहने लगे, मेरी इतनी हंसने खेलने वाली बेटी मुरझा कर रह गई। ऐसा लगता है जैसे वह हंसना ही भूल गई है। और ये बात सच भी थी, मैं बिल्कुल हंसना भूल गई थी, क्योंकि शादी के बाद ही मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी परेशानी जो आ गई थी। मैं अपने पति की मोहब्बत को सही तरीके से हासिल नहीं कर सकी, बल्कि उसके दिल से भी मैंने अपनी मोहब्बत को पूरी तरह से निकाल
दिया था। एक दिन रात के टाइम पर मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बहू जरा जाकर अपने ससुर जी के पैर दबा दो। मेरे तो अब इन बूढ़े हाथों में इतनी जान नहीं रही उनके पैर दबा सकूं। मैंने सोचा कि माँ जी ये काम मेरी ननद को भी तो बता सकती है, वह भी तो अपने पिता के पैर दबा सकती है। मुझे शर्म भी आ रही थी कि मैं बहू होते हुए अपने ससुर के पैर दबा रही हूँ। मेरे ससुर बीमार रहते थे, इसलिए वह तो बिस्तर पर ही पड़े रहते। मैं अपनी सास के कहने के मुताबिक उनके कमरे में उनके पैर दबाने के लिए चली गई। मुझे अपने ससुर के पैर दबाते हुए लगभग 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास जूस का गिलास लेकर आ गई और उन्होंने कहा, बहू ये जूस का गिलास पी लो, तुम थक गई होगी, ये पियोगी तो एनर्जी आ जाएगी। मैं थक तो गई थी और फिर मुझे कमजोरी भी बहुत महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने अपनी सास के हाथ से जूस का गिलास ले लिया और जैसे ही होठों से लगाया, ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से कुछ स्मेल आ रही। फिर मैंने उसी स्मेल को इग्नोर किया और सोचा कि मेरी सास इतने प्यार से जूस मेरे लिए बनाकर लाई तो मुझे पी लेना चाहिए। मैंने अपनी सास के हाथ का बना हुआ जूस पी लिया था और फिर से अपने ससुर के पैर दबाने में बिजी हो गई। थोड़ी ही देर गुजरी कि अचानक मुझे नींद की खुमारिश आने लगी और मैं ससुर के बेड पर लेटकर कब सो गई मुझे कुछ पता ही न चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने कमरे के बेड पर मौजूद थी। रात भर मेरे साथ क्या हुआ था ये सब कुछ मुझे याद नहीं था। अब ऐसा हर दिन होने लगा। मैं हर दिन अपने ससुर के कमरे में जाती, जूस पीती, कब सो जाती मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। अब मेरी सास हर दिन मुझसे पूछती, बहू तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। मुझे बस इस बात का मतलब समझ नहीं आता था। मैं उनसे कह देती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि मैं ठीक नहीं थी। मेरी तबीयत अब दिन ब दिन खराब रहने लगी। और तो और एक दिन मैं किचन में गई, मैंने देखा किचन में पपीता रखा हुआ था। मैं उसे खाने के लिए काट ही रही थी कि अचानक मेरी सास किचन में आई। उन्होंने मेरे हाथ से पपीता छीन लिया और कहने लगी, तुम ये नहीं खा सकती, अगर तुमने ये खा लिया तो गजब हो जाएगा। अपनी सास की इस बात पर मुझे बड़ी हैरानी हुई। भला पपीता खाने से ऐसा क्या गजब हो सकता है। मैंने उनसे पूछा कि मैं पपीता क्यों नहीं खा सकती, तो उन्होंने बात को गौर कर दिया और मुझे किचन से निकाल दिया। फिर उस दिन के बाद से मैंने घर में कभी भी दोबारा पपीता देखा ही नहीं और मेरी सास मुझसे मेरी तबीयत के बारे में बार बार पूछती रहती। इधर मेरा पति मुझसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता था। वह काम से जब घर वापस आता तो नहा धोकर खाना खाकर घर से बाहर निकल जाता। मैंने कई बार नोटिस किया कि मैं जब किसी काम के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती, मेरी सास और नंद आपस में न जाने क्या बातें कर रही होती थी। मुझे देखकर वह दोनों खामोश हो जाती। ऐसा लगता था जैसे ही सब लोग मिलकर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। मेरी ननद की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ती, कहती, भाभी आप कब आई, हमें तो पता ही नहीं चला। मैं समझ गई थी कि इस साजिश में जो सब लोग मिले हुए हैं। रवि मेरी कोई बात नहीं सुनता था और ना ही मेरे पास आता था जो मैं उससे इस बारे में कोई बात करती। मुझे ये लोग मायके भी नहीं जाने देते, ना ही मेरे पास मोबाइल था। मैं शादी की बात अभी तक अपने मायके नहीं गई थी, बल्कि मेरे मम्मी पापा ही एक दिन जहाँ पर आ गए थे। अब धीरे धीरे मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मैं समझ रही थी कि जहाँ पर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्या गलत हो रहा था ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ये जानना था कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मुझे मेरे सवालों के जवाब बस एक ही हाल में मिल सकते थे। मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया। मुझे किसी भी तरह इन लोगों का राज जानना था और इस घर से चोरी चुपके निकलना था। इससे पहले बहुत देर हो जाती। ये लोग मुझे कहीं गायब करवा देते और मेरे घर वालों को भी मेरी कोई खबर नहीं देते। इस तरह से मेरे घर वाले मुझ तक नहीं पहुंच पाते। अब लगभग 2 दिन से मैं अपने ससुर के पैर दबाने के लिए नहीं जा रही थी और मैं व्रत भी कर रही थी, इसलिए मैं घर का खाना भी नहीं खा रही थी। व्रत रखने के बावजूद मुझे किसी तरह की कमजोरी नहीं हो रही थी। मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ खाने से या पीने से तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में कौन मेरा दोस्त है तो कौन मेरा दुश्मन। 2 दिन तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रही और अब मैंने ठान लिया मैं कल भी व्रत रखूंगी और घर का कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं, क्योंकि व्रत रखने से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने आप को काफ़ी हल्का फुल्का सा महसूस कर रही थी। मेरा दिमाग भी भारी नहीं हो रहा था, मगर मुझे रवि से बात करनी थी। न जाने क्यों मेरा दिल कहता था कि रवि बेकसूर है। इन लोगों के साथ रवि मिला हुआ नहीं। वह तो मुझसे प्यार करता था। मैं रवि का इंतज़ार करके
उनसे बात करना चाहती थी, मगर रवि कमरे के अंदर ही नहीं आता था। मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। दोबारा से मैंने रवि को देखा और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बड़ी बेरुखी दिखाई, मुझसे किसी भी तरह की बात नहीं की और वह घर से चले गए। मैं कमरे से आकर बहुत रोने लगी। तभी सास मुझे लेने आ गई और कहने लगी, अपने ससुर के पैर दबा दो। आज मैं अपने ससुर के पैर दबाने के लिए चली गई, क्योंकि मुझे अपने प्लान को अंजाम देना था। मुझे हौसला करना था और सच जानने के लिए इस कदम को उठाना था। उस दिन मैं अपने ससुर के कमरे में उनके पैर दबाने के लिए चली गई। मेरी सास मेरे लिए जूस लेकर आई। मैंने उनसे कहा कि मैं जूस पी लूँगी। मेरी सास मुझे जूस देकर कमरे से बाहर जा चुकी थी। जैसे ही मेरे ससुर की नज़र बची, मैंने फ़ौरन ही जूस को बेड के नीचे फेंक दिया। ऐसा ज़ाहिर किया जैसे मैंने जूस पी चुकी हूँ। अपने ससुर की टांग दबाते दबाते मैं ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे मैं गहरी नींद में आ चुकी हूँ। मैं आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट चुकी थी। कुछ ही देर गुजरी कि मेरे ससुर ने चेक किया मैं सो चुकी हूँ या नहीं। फिर मेरे ससुर ने मेरी सास को बुलाया। न जाने क्या पढ़ने लगे। फिर मेरे ससुर ने मेरी सास से कहा कि अब तुम कमरे से चली जाओ, मुझे अपना काम करना है। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे ससुर न जाने मेरे ऊपर क्या क्या पढ़ रहे थे और फूंक रहे थे। उनके हाथ में कुछ था जिनके छींटे वे मेरे ऊपर डाल रहे थे। मेरी सास अभी कमरे में नहीं थी। जैसे ही मेरे ससुर ने मुझे छूने की कोशिश की, मैंने अचानक आंखें खोल दी, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे ससुर और सास मुझे होश में देखकर हैरान रह गए। फिर मैंने उनसे कहा कि आप दोनों मेरे साथ ये सब क्या कुछ करते हो। मेरे साथ ससुर खामोश हो गए और मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे ससुर के हाथ में पानी की बोतल थी, वह न जाने कैसी थी, और उनके हाथ में एक अगरबत्ती भी मौजूद थी जिसकी खुशबू चारों तरफ कमरे में महक रही थी। मैं बहुत डर गई थी और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी सास मुझसे कहने लगी, खामोश हो जाओ, तुम्हें जूस नहीं पिया था क्या। लेकिन मैं समझ गई कि लोग मेरे साथ इससे पहले कुछ गलत करे। मैंने इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के लोग घर में आ गए और हमारा दरवाज़ा बजने लगा। शायद दरवाजे पर मेरे पति भी मौजूद था। इतनी भीड़ को देखकर वह कन्फ्यूज़ हो गए थे। उसके पास घर के दरवाजे की चाबी थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और वह घर के अंदर आ गया। मोहल्ले के सारे लोग भी घर के अंदर आ गए। लोगों को लगा जैसे हमारे घर में कुछ हो गया है। मेरी सास मेरा मुंह दबोचकर मेरी आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उनको धक्का दे दिया और अपने हाथ में अपने ससुर की लाठी उठा ली और कहा कि अगर किसी ने भी मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसको लाठी मार दूंगी। मैं जल्दी से भागकर कमरे से बाहर निकली तो मेरी टक्कर रवि से हो गई। रवि कहने लगे, ये क्या हंगामा मचा रखा है। मैंने रवि को बताया, तुम्हारे मम्मी पापा न जाने मेरे साथ क्या कर रहे हैं, और मैं जो तुम्हारे करीब नहीं आती। इस सब में भी इन लोगों का ही हाथ है। जो लोग कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो मेरी ऐसी हालत हो गई। आज मैं ये सब जानने के लिए तुम्हारे पापा के कमरे में गई थी और मैंने तुम्हारी मम्मी का दिया हुआ नशे वाला जूस भी नहीं पिया था, तभी तो मैं बेहोश नहीं हुई। न जाने ये लोग बेहोश होने के बाद मेरे साथ क्या करते हैं। मेरे ससुर के हाथ में मेरे पति ने जब वह बोतल देखी तो कमरे के अंदर अगरबत्ती जलती हुई देखी तो मोहल्ले के सारे लोग और मेरा पति कन्फ्यूज़न में पड़ गए थे। उन लोगों को मेरी सास ससुर पर शक होने लगा। इधर मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, लेकिन मेरी ननद बिल्कुल भी मदद के लिए नहीं आई थी। वह भी एक तरफ से खामोश खड़ी थी। मैंने पहले घर से सारे लोगों को निकाल दिया और उसके बाद में घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करने के बाद अपने माता पिता से सवाल किया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और आप लोग क्या कर रहे थे। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। मेरे पति ने कहा कि फिर आप लोगों के हाथ में ये सब कुछ क्या है। कमरे के अंदर चारों तरफ ये खुशबू क्यों महक रही है। मेरे पति ने अब की बार गुस्से से अपना माता पिता की तरफ देखकर सवाल किया था। मेरे सास ससुर बहुत डर गए थे। उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की और बताया कि हमने ये सब कुछ दीपिका से बदला लेने के लिए किया। दरअसल मेरे ससुर काला जादू जानते थे। मेरी सास का कहना था कि जब तुमने पहली बार दीपिका को देखा तो तुम्हारे घर आते ही हंगामा कर दिया कि तुम्हें इसी लड़की से शादी करनी है, जबकि हम तुम्हारी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहते थे, पर तुमने घर में बहुत ज़्यादा हंगामा किया। हमने तुम्हारी जिद पर मजबूर होकर इस लड़की के घर रिश्ता कर दिया।
इसको अपने घर की बहू बनाकर लेकर आए। मेरी सास कहने लगी कि हमने सोच लिया था कि जिस लड़की को देखते ही मेरा बेटा पागल हो सकता है और उसके लिए इतना हंगामा कर सकता है, तो शादी के बाद जब वो घर आ जाएगी तो हमारा बेटा तो पूरा बहू का होकर ही रह जाएगा। अपने माता पिता ने अपनी बहन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देखा, इसलिए मेरे ससुर ने काला जादू किया और मुझे हर खाने पीने की चीज़ में मेरे ससुर ने अपने जादू का असर करके दिया। मैं जो भी खाती पीती तो मुझ पर असर हो जाता और इसी तरह से मैं अपने पति की इंसल्ट करने लगी थी। तभी तो मेरा पति मुझसे दूर जाने लगा। शादी के पहले दिन से ही मैंने अपने पति की इंसल्ट की थी। मेरी सास मेरे ससुर के पैर दबाने के बहाने मुझे उनके कमरे में भेज देती थी और वह जूस के अंदर नशे की दवाई मिलाकर लाती थी। जब मैं जूस पीती तो बेहोश हो जाती और मेरे बेहोश होने जाने के बाद मेरे ससुर मुझ पर अपना काला जादू किया करते ताकि मैं अपने पति को खुद से दूर रखूं और मेरा पति जब मुझसे बहुत ज़्यादा तंग आ जाए तो एक दिन वह मुझे छोड़ दे और मेरे सास ससुर अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। मेरी सास मुझे पपीता खाने से इसलिए मना करती थी क्योंकि पपीता खाने वाले इंसान पर मेरे ससुर का काला जादू असर नहीं करता था। इसलिए मेरे ससुर ने उनसे सख्त मना किया हुआ था कि मैं किसी भी तरह से पपीता ना खा लूं। मेरी सास ने घर में पपीते का नामो निशान भी नहीं आने दिया। ये सारी कहानी जब मेरे पति के सामने आई, मेरे पति ने अपने माता पिता से कहा कि मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरा पति गुस्से में जाकर अपने कमरे में अपने कपड़े पैक करने लगा और कहने लगा, दीपिका तुम मेरे साथ चलो, अब हम लोग जहाँ पर नहीं रहेंगे। मेरे सास ससुर ने अपनी गलती को मान लिया था। वे लोग मेरे पति के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे और मुझसे भी माफ़ी मांग रहे थे। मेरे सास ससुर और नंद ने हम दोनों के आगे हाथ जोड़कर हमें रोक लिया। हम लोग उनकी इस बेबसी के आगे मजबूर हो गए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्हें एक बार और मौका दें, उसके बाद वह लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर फिर भी ऐसी गलती करें तो हम शायद घर छोड़कर जा सकते हैं। मेरे पति ने मुझसे भी माफ़ी मांगी और मैंने अपने पति को भी माफ़ कर दिया क्योंकि इस सब में मेरे पति की कोई गलती नहीं थी। मेरे सास ससुर अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे और हमने अपनी ननद की शादी कर दी। उन लोगों ने मान लिया था वह उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उनको लगता था कि मैं उनके इकलौते बेटे को दूर कर दूंगी, पर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती। मेरे ससुर ने अपना काला जादू करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब वह मुझ पर क्या किसी पर भी ये काम नहीं करते। मेरे पति और मेरे बीच बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हम सब लोग मिलकर एक साथ ही एक घर में रहते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसे मौका दें कि वह आपके लिए अच्छा बन सके। अगर फिर भी वह आपके लिए अच्छा नहीं बन सके तब आप उसको सज़ा देने के हकदार हैं, लेकिन आप तो पहले ही उसको बदला लेने की ठान लेते हो, इसलिए रिश्ते ख़राब हो जाते हैं।